तो अगर हमें सेम टाइप की बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करनी है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरे बनाते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, अब एरे एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है। अगर मान लो हमें 10 वैल्यूज स्टोर करानी है जो इंटीजर टाइप की है, तो मैं पहले डेटा टाइप लिखूंगा, इंट, है ना। पहले डेटा टाइप लिखा जाएगा, फिर उसके बाद एरे का नेम लिखा जाएगा, है ना। एरे का नेम मान लो मैंने ARR लिख दिया, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन में करते थे ना, इंट नम, ऐसे करते थे ना वेरिएबल डिक्लेरेशन, पहले वेरिएबल का डेटा टाइप फिर वेरिएबल का नेम। सेम वैसे ही पहले उसका डेटा टाइप लिखोगे एरे का नेम लिखोगे, एरे का नेम हमने ARR लिख रखा है। उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स में एरे की साइज लिखते हैं हम लोग। जैसे मान लो मुझे 10 इंटीजर से स्टोर कराने हैं, तो मैं एरे 10 लिख दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 10 इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स, मतलब इंटीजर डेटा टाइप्स की वैल्यूज स्टोर होंगी, या फिर 10 वैल्यूज जो इंटीजर टाइप की हैं उनको स्टोर करने के लिए हमें कंपाइलर से मेमोरी चाहिए, या फिर कंपाइलर हमारा क्या करेगा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम से जो 10 इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं उनको स्टोर करने के लिए मेमोरी ले लेगा। मतलब एरे 10 डिफाइन किया हमने, ARR 10 डिफाइन किया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारी रैम है, इस रैम में से हमको 10 इंटीजर स्टोर करने के लिए मेमोरी मिल जाएगी, ठीक है। डिक्लेरेशन का मतलब यही तो होता है। इंट नम मैंने लिखा, इंट नम, इसका मतलब क्या होता था कि नम वेरिएबल का नेम है और इंटीजर उसका डेटा टाइप है। अब एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो 4 बाइट मेमोरी रैम में से मिल जाती है। ये रेंडमली कहीं से भी 4 बाइट मेमोरी उठाता है ना। और इस नम नाम का जो वेरिएबल है उसको मिल जाती है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। ARR 10 मैंने लिखा, उसका मतलब क्या है कि ARR 10 लिखने का मतलब क्या है कि 10 साइज का एरे है, ठीक है। ये एरे की साइज होती है। अब मान लो मुझे केवल 5 इंटीजर से स्टोर कराने, तो मैं ARR 5 लिख दूंगा, है ना। एरे का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, ए लिख दिया मैंने, एरे का नाम मैंने नम लिख दिया, नम 6 लिख दिया, है ना, कुछ भी, ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ARR 10 लिखा, ARR 5 लिखा, नम 6 लिखा, A5 लिखा। इनका मतलब क्या है कि जब हमने इंट ARR 5 डिक्लेयर किया, उसका मतलब ये हुआ कि हमारी रैम में से 5 इंटीजर को स्टोर करने का एक ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है। अब एरे जो होता है ना, उसमें मेमोरी जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंटीजियस होता है। जैसे कंटीजियस कैसे होता है कि चलो मैं इसको बाद में बताऊंगा, नहीं फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी इतना समझ में आया वेरिएबल का डिक्लेरे मतलब एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। यस डेटा सर। टाइप लिखोगे इंट और वेरिएबल का नेम, हाँ, और उसके बाद उस एरे की साइज, ठीक है, एरे की साइज जो भी होगी वो लिख दोगे, सेमीकोलन लगा दिया। अब मुझे कैरेक्टर टाइप का स्टोर करना है, तो मैं लिखूंगा कैर, और कुछ भी अपने वेरिएबल का नाम, मतलब एरे का नाम CH लिख देता हूँ। मुझे 5 कैरेक्टर स्टोर कराने, मैंने 5 लिख दिया। मुझे स्ट्रिंग टाइप का बनाना है, तो मैं स्ट्रिंग और एरे, मान लो ARR ही लिखता हूँ मैं, एरे का नेम कुछ भी लिख सकता हूँ। 7 स्ट्रिंग स्टोर करानी, मैंने 7 लिख दिया। या फिर मान लो मुझे फ्लोट टाइप का चाहिए, तो मैंने फ्लोट लिखा, और फ्लोट एरे का नाम A लिख दिया मैंने। मुझे 6 फ्लोट्स वैल्यू स्टोर करानी है, मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। ऐसे डबल के लिए जो मतलब तुम्हें चाहिए, डबल एरे का नाम मैंने ARR लिख दिया, मुझे 8 डबल टाइप की वैल्यू स्टोर करानी, मैंने डबल लिख दिया। अब मान लो और बूलियन टाइप का बनाना है, तो मैं बूल उसका डेटा टाइप लिखूंगा। एरे का नेम जो भी है, एरे का नेम मान लो मैं ABC लिख देता हूँ, और मुझे 2 बूलियन टाइप की वैल्यू या फिर 15 बूलियन टाइप वैल्यू स्टोर करानी है, मैं 15 लिख दिया, ठीक है। इतना सबको समझ में आ रहा है वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे अलग अलग डेटा टाइप में मैंने बता दिया, यस सर। ठीक यस है। सर। इसमें अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछो।
नो सर। कैरेक्टर में CH5। हाँ, ये डेटा टाइप है। एरे का नेम देखो, एरे डिक्लेरेशन का जो रूल होता है वो क्या होता है, डेटा टाइप। डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप पहले लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, एरे का नेम लिखोगे, एरे नेम। उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट में एरे की जो भी साइज है, जितनी साइज तुम्हें लेनी है वो लिख दोगे। जैसे इंट नम एक डिफाइन करते थे ना, नम नाम का वेरिएबल इंटीजर टाइप का, वैसे ही एरे भी इंट। या फिर जैसे मान लो तुमने कैर के लिए पूछा, तो कैर कैर उसका डेटा टाइप है। एरे का नेम मैंने CH लिख रखा है, कुछ भी लिख लो तुम, अंकित लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अंकित लिख लिया। साइज उसकी मुझे 5 देनी है, मैंने 5 दे दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मली एरे का डिक्लेरेशन है जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा। साइज कितनी है, 5, मैक्सिमम 5 वैल्यूज स्टोर कर सकता है, ठीक है। ऐसे क्लोज ब्रैकेट में नंबर लिखे हैं आपने, ऐसे 5 लिखा है, तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल है ना? हम्म। 5 अलग अलग तरह के वेरिएबल की वो लिखा है कि मतलब वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू है वो। ये जो 5 लिखा ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एरे की जो साइज है वो 5 है। अ, मैं बताते आ रहा हूँ, अभी तुम अभी धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा सब कुछ, ठीक है। मान लो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से देखो, पहले ये डेटा टाइप लिखा, फिर एरे का नेम, फिर उसकी साइज। और उसके बाद जैसे मान लो मैं एक इंटीजर टाइप का एरे बनाता हूँ। इंटीजर लिखा, उसका डेटा टाइप, एरे का नाम ARR है, और उसकी साइज कितनी है, n, है ना। मान लो n यूजर देने वाला, तो साइज उसकी n है। अब ये मेमोरी में बनेगा कैसे, एक बड़ा सा ब्लॉक होगा जिसमें n इंटीजर टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए जितनी भी स्पेस चाहिए ना, उतनी स्पेस होगी। तो इसमें क्या होगा ना कि पहला मतलब इसमें इंडेक्सिंग जो होती है एरे में 0 से स्टार्ट होती है। अब पहला जो भी मतलब इंटीजर होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा, दूसरा 1 इंडेक्स पे, तीसरा सेकंड पे, है ना, चौथा थर्ड पे, ठीक है। जैसे हमने बनाया इंट ARR 5, मान लो बनाया मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरे कुछ इस टाइप का है, 5 स्पेसेस बने हुए, 1 2 3 4 5, और इन पांचों, अब 5 इंटीजर्स हम लोग स्टोर करा सकते हैं। एक इंटीजर यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। अब इनकी इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग कैसे होती है, जो पहला एलिमेंट होता है वो जीरो इंडेक्स पे होता है, ये 1 पे। जैसे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं ना, तो जैसे बोल दिया गया कि ये पहली बेंच है, फिर उसके उसके पीछे दूसरी है, फिर उसके पीछे तीसरी है, पहली दूसरी तीसरी, है ना। क्लास में बैठे होते हैं ना, तो बोलते हैं कि पहली बेंच है। मान लो क्लास में ऐसा है कि क्लास ऐसी है, कुछ ऐसी, मतलब 4 5 6 बेंचेज हैं और एक के पीछे एक ही है, और एक बेंच पे केवल एक ही स्टूडेंट बैठ सकता है, ऐसा है कुछ। तो जब तुम बुलाओगे कि तीसरी बेंच पे जो बच्चा बैठा है वो आ जाए टीचर के पास, मान लो यहाँ पे टीचर है, ठीक है। आप बुलाओगे कि तीसरी बेंच पे जो भी स्टूडेंट बैठा है वो आ जाए, तो उसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स को पहले से पता है कि कौन किस बेंच पे बैठा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पे ए बैठा हुआ है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ। तो जैसे ही वो टीचर बोलेंगे ना कि जो थर्ड बेंच पे जो भी स्टूडेंट है ना, वो मेरे पास अपनी कॉपी लेकर के आ जाए, तो सी अपने आप उठ करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि से पता है कि इंडेक्सिंग जो है ना वो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3। और अगर मान लो मैं यहीं पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, कि जो पहली बेंच पे बच्चा बैठा होगा उसकी बेंच का नंबर 0 है, 1 नहीं है, 0 1 2 3 4 5। अब यूजर ने बोला कि जो थर्ड बेंच पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है वो मेरे पास कॉपी लेकर के आ जाए। अब यहाँ पे थर्ड इंडेक्सिंग के बेस पर बोल रहा है वो, तो थर्ड बेंच इंडेक्सिंग बेस पर थर्ड इंडेक्स डी की है, तो डी उठ करके जाएगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी है कि सारे इंटीजर्स मतलब सारी वैल्यूज ना एक के बाद एक स्टोर होती जाती है।
जैसे अगर मैंने लिखा कि इंट नम लिखा और एक मान लो मैं लिखता हूँ इंट ए, ठीक है, दो मैंने वेरिएबल्स बनाए, एक नम बनाया इंटीजर टाइप का और एक ए बनाया इंटीजर टाइप का। अब ये इंटीजर टाइप का है नम, ये भी 4 बाइट लेगा मेमोरी, ये भी 4 बाइट मेमोरी लेगा। तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलेगा कि भाई मुझे एक नम के लिए 4 बाइट मेमोरी चाहिए और एक दूसरे ए के लिए 4 बाइट मेमोरी चाहिए। तो हमारा ओएस क्या करेगा कि कहीं से भी रैंडमली कहीं से भी एक एड्रेस उठाकर, एक मेमोरी एड्रेस उठा करके इसको दे देगा और एक मेमोरी एड्रेस उठा करके ए को दे देगा, ठीक है, अलग अलग देगा, एक ही जगह पे नहीं देगा। ये चीज तुमको क्लियर होगी पॉइंटर्स में, जब हम लोग पॉइंटर्स पढ़ेंगे ना तो वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराएंगे कि इसका एड्रेस क्या है, तो वहां पे तुम्हें खुद दिखने को मिल जाएगा कि नम का एड्रेस अलग होगा और ए का एड्रेस मतलब नम के जस्ट बाद नहीं होगा, ए का मान लो यहाँ पे है, नम का यहाँ पे है ना, यहाँ पे किसी और का, मतलब अलग अलग जगह पे। लेकिन एरे में क्या होता है कि एक के बाद एक एड्रेस मिलना चालू होते हैं। मतलब अगर हमने एरे 5 बोला ना तो हमारी रैम में से अब 5 मुझे वैल्यूज स्टोर करानी है और एक इंटीजर का मतलब साइज है 4 बाइट, तो मुझे कितने बाइट मेमोरी चाहिए, इसके थ्रू मैं कितनी बाइट मेमोरी मांग रहा हूँ, 20 बाइट, 20 है ना, एक की 4 है और मुझे 5 इंटीजर्स रखने हैं तो 20 बाइट्स चाहिए मुझे। तो हमारा ओएस क्या करेगा ना कि रैम में एक ऐसा ब्लॉक ढूंढेगा जो कम से कम 20 बाइट का हो, कम से कम 20 बाइट का। जैसे मान लो आपको अपने घर का दरवाजा बनाना है और आपके घर का जो घर के जो दरवाजे की चौखट है मान लो वो 6 फीट है, ठीक है, तो आप 6 फीट या फिर कम से कम मतलब जो आपकी जो लकड़ी होगी ना, लकड़ी की साइज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 फीट लोगे ना, 6 फीट की हो, 15 की हो, 25 की हो, लेकिन कम से कम 6 फीट की हो। तो ऐसे ही क्या करेगा हमारे ओएस क्या करेगा रैम में ना कम से कम 20 बाइट का ये एक ब्लॉक ढूंढेगा और उस ब्लॉक को ये दे देगा एरे को, ठीक है, कुछ ऐसा समझ लो, मतलब होता भी ऐसा ही है। तो इसने ये क्या करता है लगातार वैल्यूज को स्टोर कराता जाता है। तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा, दूसरा 1 पे होगा, तीसरा 2 पे होगा, ऐसे करके आगे चलता चला जाएगा। अगर आपका एरे की साइज n है तो इंडेक्सिंग कहां से कहां तक जाएगी, 0 to n-1। इतना सबको समझ में आया। अगर एरे का साइज n है तो इंडेक्सिंग 0 to n-1 जाती है और इंडेक्सिंग 0 से, सबको समझ में आया, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। यस सर। यस सर, ठीक है। यस सर। अभी अगर ये मेमोरी वगैरह का ज्यादा क्लियर नहीं हुआ ना तो मतलब परेशान मत होना, आगे आगे जब पढ़ते जाओगे तो फिर चीजें समझ में आएंगी, ठीक। अब देखो क्या होता है। अब हमने देख लिया कि मैंने अगर इंट ARR5 लिख रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक बड़ा सा ब्लॉक आ गया जिसमें 5 खाने हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन अभी तो ये खाने सारे खाली हैं। अब हमें इन खानों को भरना है, 0 1 2 3 4, ठीक है। इतना मैंने जो बताया उसका मतलब जो भी सार था वो यही था, ठीक है। इतना पढ़ा अभी हमने। अब इन खानों को हमें भरना है। अब भरना है मतलब वैल्यूज देनी है। जैसे हम कोई नम नाम का वेरिएबल बनाते थे तो या तो इंट नम करके यूजर से लेते थे नम की वैल्यू, या फिर हम लोग इंट नम इज इक्वल्स 6 मान लो दे दिया। तो या तो तुम खुद से दे सकते हो, वैल्यू पहले से गिवन होगी प्रोग्राम में, या तो फिर यूजर देगा। दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है कैसे? हाँ, तो रिस्पॉन्स दे दिया करो कि देखो जैसे हमने इंट नम लिखा ना तो उसका मतलब या तो हम खुद से वैल्यू दे दें,
हम, है ना, या तो हम ऐसे लिखते थे int num is equals to 6, या फिर num की वैल्यू हम यूजर से मांगते थे मांगते थे ना, यस दो में से यस एक काम सर करते थे ना। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर हाँ, यस सर। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले खुद से वैल्यूज देंगे और बाद में यूजर से मांगेंगे, ठीक है। तो खुद से वैल्यूज देना है, तो हमने एरे 5 बना लिया। तो अब मान लो मुझे 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू देनी है, तो मैं क्या करूंगा, ए आर आर एरे का नाम है, तो मैं ए आर आर और यहाँ पे 0 लिखूंगा और इज इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, मान लो 0 इंडेक्स पे मैं दे देता हूँ 25, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा ए आर आर 0 इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। फिर अगर मान लो मुझे फर्स्ट पे भी देनी है, तो मैं क्या करूंगा, ए आर आर 1 इज इक्वल्स टू मान लो 26 दे देता हूँ। अब सेकंड इंडेक्स पे देनी है तो क्या करूंगा, सेम ए आर आर 2 इज इक्वल्स टू 27 लिख देता हूँ मैं। ए आर आर थर्ड इंडेक्स पे भी दे देता हूँ 28, फोर्थ इंडेक्स पे भी दे देता हूँ 29, ठीक है। मेरे सारे इंडेक्सेस खत्म हो गए, ठीक है। इतना समझ में आया खुद से वैल्यूज कैसे देते हैं। यस सर यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। और अगर मान लो मुझे यही वैल्यूज प्रिंट करानी है कि जो ए आर आर 0 इज इक्वल टू 25 है वो मुझे चाहिए, मतलब 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो मुझे चाहिए, तो वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं लिखूंगा सीधे सीधे सिंपली वही सी आउट ए आर आर 0, ठीक है। सी आउट ए आर आर 0, ऐसे ही ए आर आर 1 सी आउट के साथ, ठीक है। इतना सबको समझ में आया। यस सर यस सर। यस सर। यस सर इसको हम लोग कंपाइलर में लिख के देखते हैं, ठीक है। मैं एक इंट ए आर आर और 5 साइज का बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने बना लिया। उसके बाद में क्या करता हूँ, ए आर आर 0 इज इक्वल्स टू मान लो मैं 25 दे देता हूँ। ए आर आर 1 इज इक्वल्स टू 26 दे देता हूँ। ए आर आर 2 इज इक्वल्स टू 27 दे देता हूँ। ए आर आर 3 इज इक्वल्स टू 28 दे देता हूँ। और ए आर आर 4 इज इक्वल्स टू 29 दे देता हूँ, ठीक है। अगर एरे की साइज n है तो इंडेक्सिंग लास्ट इंडेक्सिंग क्या होगी, n-1 होगी। 5 है तो 5-1 होगी, क्योंकि 0 से हम लोग इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने 29 मैंने पांचों इंडेक्स पे वैल्यू दे दी, आर आर 0, आर आर 1 2 3 4। अब मान लो मुझे यही चीजें प्रिंट करानी है, तो मैं क्या करूंगा, सी आउट ए आर आर 0 और मान लो इंडेल भी लिख देता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ मैं सेम चीज, ठीक है। 1 2 3 और ये 4। राउंडिंग नॉइस आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। ये देखो, मैंने पहले एरे बनाया था और ये मैंने खुद से वैल्यूज डाली थी इस पे। फिर मैंने क्या किया, सी आउट ए आर आर 0 कर दिया, ए आर आर 1 कर दिया, ए आर आर 2 कर दिया, ए आर आर 3 कर दिया, ए आर आर 4 कर दिया। तो 0 पे क्या थी, 25 थी, 25 प्रिंट कर दिया। 1 पे क्या थी, 26, इसने 26 प्रिंट करा। फिर 2 पे क्या थी, 27, इसने 27 प्रिंट कर दिया।
3 पे 28 थी, 28 प्रिंट कर दिया, और 4 पे 29 प्रिंट कर दिया। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। सर एरे के साइज की मैक्सिमम लिमिट है क्या कोई? हाँ, एरे की साइज की मैक्सिमम लिमिट होती है 10 टू द पावर 7 के आसपास होती है। 7 के ऊपर जब जाते हो तो फिर हम लोग स्टोर नहीं करा पाते वैल्यूज। ओके सर। अब देखो कि इसी काम को करने का एक और तरीका है। मैं डिक्लेयर करूं int arr5 और इसमें वैल्यूज ऐसे भी मैं दे सकता हूं। कैसे दे सकता हूं? arr5 इज इक्वल्स टू, मैं अगर ऐसे लिखूं ना कि ऊपर ही लिख देते हैं, मैं अगर ऐसे लिखूं जैसे हम लोग करते थे ना int num इज इक्वल्स टू 5, उस टाइप से कुछ यहाँ पे भी होता है। क्या होता है? करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग स्पेस से 5 वैल्यूज लिखेंगे। 5 साइज है ना, तो मैं स्पेस से 5 वैल्यूज लिखूंगा। पहले मान लो मैंने 25 लिखा, 26 लिखा, 27 लिखा, 28 लिखा और 29 लिख दिया। ठीक है, और सेमी कॉलन लगा दिया। तो 0 इंडेक्स पे ये चला गया, 1 पे 26, 2 पे 27, 3 पे 28 और 4 पे 29। ठीक है, करते हैं इसको, कर्ली ब्रेसेस लगाएं और 25, 26, 27, 28 और 29, और इनको मैं हटा देता हूँ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। फ्रीज हो गई है दिख गई सर, दिख गई। अभी? चलो ठीक है। लैगी है थोड़ी। क्या है? अब मैंने ऐसे जब मैंने एरे को डिक्लेयर किया वहीं पे ऐसे वैल्यूज भी दे दी, तो क्या हुआ? रन किया, ये देखो एरे 0 पे 25 आनी चाहिए थी, ये 25 आ रही है। एरे 1 पे 26 आनी चाहिए थी, 26 भी आ रही है। एरे 2 पे 27 आनी चाहिए थी, 27 भी आ रही है। और एरे 3 पे 28 और एरे 4 पे 29। ठीक है, अब अगर मान लो तुम यहाँ पे ARR5 नहीं लिखते ना, तो क्या होता है कि ये जितनी भी आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी यूनिक नहीं पर मतलब जितनी भी वैल्यूज तुम कॉमा से सेपरेटेड डालोगे ना, उतनी साइज ये खुद मान लेता है। अगर देखो अभी मैं इसको रन करूं, ये देखो अभी इसको मैंने रन किया है ना, तो अभी मैंने यहाँ पे साइज नहीं डाली थी इसके, तो इसने क्या किया? इसने पांचों को इंसर्ट किया एरे में और साइज खुद से निकाल ली इसने। तो जब मैंने एरे 0 प्रिंट किया तो इसने 25 प्रिंट करा, 1 पे 26 प्रिंट किया, 2 पे 27 प्रिंट किया, 3 पे 28 प्रिंट किया, 4 पे 29 प्रिंट किया। अगर ये अब साइज 5 नहीं निकाला होता तो ये मतलब एक्सेस नहीं कर पा रहा होता, है ना। तो अगर हम लोग साइज नहीं लिखते और उसके आगे हम लोग ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो वो क्या करता है कि खुद से साइज एरे की अपने आप डिफाइन कर लेता है। ठीक है, ये सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मान लो हमें यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मान लो मैंने बनाया इंट ARR5। हमें पता है एरे की साइज 5 है। अब इस एरे में हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हम लोग इनपुट लेने के लिए ना, तुम्हें कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 लूप वाला कुछ फील आ रहा है क्या? यस सर।
यस लूप सर। टाइप का कुछ लूप टाइप का लग रहा है ना? 0 से स्टार्ट हो रहा है लूप और n-1 तक चल रहा है, मतलब साइज की जो भी वैल्यू है उससे एक कम तक चल रहा है, साइज से एक कम तक चल रहा है, और हर बार i प्लस प्लस हो करके इंक्रीज हो रही है। तो वही हम लोग लूप के थ्रू इसमें इनपुट लेते हैं। कैसे लेते हैं? हम लोग लगाते हैं फॉर, और एक वही इंट i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें 0 से चाहिए तो हमने 0 लिखा, i इज लेस देन n किया, लेस देन n किया तो ये n की n क्या मतलब i इज लेस देन 5 कर दिया। 5 करने का मतलब क्या होगा? i लेस देन 5 मतलब 0 से 4 तक चलेगा 5 टाइम्स, और i प्लस प्लस करा। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? सी इन कराते हैं ARR ऑफ i को। इसका मतलब समझ में आया? सी इन ARR ऑफ i, इसका मतलब समझ में आया कि जब पहले कंपाइलर आया यहाँ पे, उसको एक एरे 5 साइज का मिला, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, उसने 5 ऐसे ब्लॉक बना लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो कि इंडेक्सिंग भी 0 से होती है, 1 2 3 4 इंडेक्सिंग हो गई। अब क्या होगा? अब जब हमने ये लूप चलाया, अगली लाइन पे आया तो उसे लूप मिला, लूप में i मिल रहा है, i एक लोकल वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 है, i इज लेस देन 5, यानी 0 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर एंटर करेगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है उसको? सी इन ARR ऑफ i, ARR ऑफ i यहाँ पे i की अभी करंट वैल्यू क्या है? 0, तो हमें क्या मिलेगा? ARR ऑफ 0, मतलब ARR ऑफ 0 में एक वैल्यू ये इंसर्ट करेगा। सी इन करा रहा है ARR ऑफ 0, इसका मतलब क्या हुआ? यूजर को यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होता मिलेगा कि कुछ वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करो। मान लो यूजर ने 25 इंसर्ट करी, तो जो ARR और i की करंट वैल्यू उठा लेगा यहाँ से, तो ARR 0 के लिए 25 इसमें चला जाएगा। समझ गए? जैसे ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में करते थे ना, क्या करते थे? इंट ABC करते थे ऐसे, फिर क्या करते थे? सी इन ABC, CP में करते हो ना। तो यहाँ पे क्या होता है? कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होता है, आप एक ही वैल्यू देते हो, 25 आपने लिखा, फिर एक स्पेस प्रिंट किया, मतलब एक स्पेस दिया, 26 लिख दिया, एक स्पेस दिया, 28 लिख दिया, तो A में 25 चला जाता है, B में 26 चल जाता है, और C में 28 चल जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। ARR ऑफ i लिखा, उसका मतलब क्या होगा कि i की वो करंट वैल्यू लेगा, और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होगा, यूजर से बोलेगा कि कोई वैल्यू दो, कोई वैल्यू दो हमको, ठीक है। तो वो जब आप वैल्यू इंसर्ट करोगे, मान लो यूजर ने 25 दिया, तो i की करंट वैल्यू भी है 0, तो ARR 0 में 25 चला जाएगा, मतलब इस एरे के 0 इंडेक्सिंग पे 25 चला जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। फिर i प्लस प्लस किया, i प्लस प्लस किया, i की वैल्यू 0 से 1 हो गई, और 1 इज लेस देन 5 अभी भी कंडीशन ट्रू है। सेम वही चीज, ARR 1 में जाएगा, अब क्या जाएगा यहाँ पे? सर आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यस सर। अभी सही आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो जब i इज इक्वल्स टू 1 हुआ, अच्छा 0 वाला देख लिया था ना, एरे 0,
हेलो, यस सर। समझ में नहीं आ रहा क्या? तो सर आ रहा है। आ रहा है सर। मतलब ए आर आर ऑफ आई था, सीन ए आर आर ऑफ आई इक्वल्स टू 1 है अब। और यहाँ पे तुम जब दोबारा इनपुट लोगे तो वो किस में वैल्यू जाएगी? ए आर आर ऑफ 1 में जाएगी। 1 में मान लो यूजर ने 26 दिया तो 26 ए आर आर ऑफ 1 में जाएगा, तो यहाँ पे 1 में 26 हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, 1 से क्या होगा 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो अब किस में जाएगा? ए आर आर ऑफ 2 में, है ना, क्योंकि सीन कराना है ए आर आर ऑफ आई पे, आई की वैल्यू अब 2 हो गई है, तो ए आर आर ऑफ 2 में क्या आ जाएगा? 27, यहाँ पे 2 में आ जाएगा 27। फिर क्या होगा? आई की वैल्यू प्लस प्लस 3 हो जाएगी, 3 लेस देन 5 अभी भी ट्रू है, तो क्या होगा? अब किस में आएगा? ए आर आर ऑफ 3 में, क्योंकि ए आर आर ऑफ आई है यहाँ पे। ए आर आर ऑफ 3 में क्या आएगा? जो यूजर देगा, यूजर ने मान लो 28 दिया, तो ए आर आर ऑफ 3 के अंदर क्या आ जाएगा? 28। फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 इज लेस देन 5 अभी भी ट्रू कंडीशन है। फिर सीन हमें कराना है ए आर आर ऑफ आई यानी 4, ए आर आर ऑफ 4 पे, तो ए आर आर ऑफ 4 पे यूजर मान लो 29 देता है, तो ए आर आर 4 पे चला जाएगा 29, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 29। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई प्लस प्लस से 5, लेकिन अब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस लूप के अंदर जाएगा नहीं, तो हमने एक लूप लगा करके सारे इंडेक्सेस पे हमने इनपुट करा लिया यूजर से, ठीक है। यस सर। समझ में आया? कहीं पे डाउट हो तो बोलो। सर ये आई की वैल्यू तो पिकअप नहीं कर लेगा ना? हाँ, आई मतलब आई, ए आर आर ऑफ आई का मतलब ये है कि आई की जो करंट वैल्यू होगी ना, उस वैल्यू को लेकर के ये एक इंडेक्स बनाएगा। मान लो आई की वैल्यू 0 है, तो 0 इंडेक्स पे वैल्यू प्रिंट करे, मतलब स्टोर करेगा 25। फिर जब आई प्लस प्लस करके आई इक्वल्स टू 1 हो गया, तो ये ए आर आर ऑफ 1 पे 26 स्टोर करेगा, मतलब आई की वैल्यू को खुद से पिकअप करेगा। आई की जो करंट वैल्यू होगी उसी इंडेक्स पे ये प्रिंट मतलब जो यूजर वैल्यू दे रहा है उसको स्टोर करेगा, क्योंकि हम लोग जब इस लूप को रन करेंगे ना, तो हमसे ये 5 बार वैल्यू मांगेगा। एक बार मांगेगा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, पर 5 बार। पहली बार 0 के लिए मांगेगा, मतलब ए आर आर 0 के लिए, फिर ए आर आर 1 के लिए, फिर ए आर आर 2 के लिए, फिर ए आर आर 3 के लिए, ए आर आर 4 के लिए मांगेगा, ठीक है। ओके सर। यस सर। या फिर इसको ऐसे समझ लो, मैं कुछ अलग लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ कि मान लो हमने यहाँ पे सी आउट करा लिया, मतलब हमने यूजर से हमने एक वेरिएबल बना लिया इंट टेम्प नाम का, ठीक है, टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना लिया। फिर हमने सीन करा लिया टेम्प को, ठीक, टेम्प को सीन कराया, और यहाँ पे हमने ए आर आर ऑफ आई पे टेम्प को डाल दिया। ये जो लिखा है समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब मैं समझ नहीं पाया। वो लास्ट वाली लाइन कर आई इक्वल आर के आई इक्वल टेम्प। हाँ, देखो क्या हो रहा है इसमें। क्या है कि जैसे आई इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, आई लेस देन और इक्वल्स, मतलब आई, ये तो यार लूप वाली बातें मैं बार बार नहीं बता रहा, वो तो सबको क्लियर है। आई इक्वल्स टू 0 पे जब अंदर जाएगा तो इसको क्या मिलेगा? एक टेम्प नाम का फ्रेश वेरिएबल, क्योंकि मैं इंट बना रहा हूँ, मतलब जैसे ही ये वाला इटरेशन खत्म होगा ना, आई इक्वल्स टू 0 वाला इटरेशन जैसे ही खत्म होगा तो टेम्प की लाइफ साइकिल भी खत्म हो जाएगी। अगली बार जब आई इक्वल्स टू 1 पे आओगे तो आपको नया टेम्प मिलेगा। ऐसा मैंने बना रखा है, इंट टेम्प मैंने इसलिए यहाँ पे लिख रखा है, तो हर बार नया मिलेगा। अगर मैं बाहर इंट लिख देता तो इस पूरे फॉर लूप के लिए एक ही टेम्प रहता, हर बार अपडेट होती जाती। तो मैंने एक इंट टेम्प बनाया, आई इक्वल्स टू 0 पे जब आया उसे एक इंट टेम्प मिला, और उसने बोला कि सीन करा लो टेम्प की वैल्यू। मान लो यूजर ने 25 दे दी, ठीक है। जब ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, अब जब अगली लाइन पे आएगा तो क्या मिलेगा उसको? ए आर आर ऑफ आई।
मतलब ARR ऑफ आई की करंट वैल्यू क्या है अभी 0, तो ARR ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या है टेम्प, टेम्प क्या है 25। तो ये तो वही चीज हो गई ना जो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ये वाली चीज हो गई। ARR 0 इक्वल्स टू 25, इसके थ्रू ARR 0 में 25 चली जाएगी। फिर i प्लस प्लस करोगे, i की वैल्यू 1 होगी। फिर एक टेम्प नाम का वेरिएबल मिलेगा, सी इन कराना है, मान लो यूजर ने 26 दे दिया। फिर थर्ड लाइन पे क्या है ARR ऑफ i इक्वल्स टू टेम्प, मतलब ARR ऑफ i में टेम्प की वैल्यू डालनी है। तो क्या करोगे, i की अभी करंट वैल्यू क्या है 1, तो ARR ऑफ 1 में अब वैल्यू पड़ेगी क्या टेम्प की करंट वैल्यू, टेम्प की करंट वैल्यू क्या है 26, ये टेम्प की वैल्यू है, तो टेम्प की करंट वैल्यू 26 यहाँ पे पड़ेगी। ARR ऑफ i में मतलब 1 पे 26 पड़ गई। फिर ऐसे ही 2 पे, मान लो 2 पे 27 मिला, तो ARR ऑफ 2 पे 27 पड़ जाएगा। फिर ARR ऑफ 3 मिला, 3 पे मान लो 28 दिया, तो 3 पे 28 पड़ जाएगा, ये 3 पे 28 पड़ा है। फिर मान लो ARR ऑफ i की वैल्यू 4 हुई, 29 दिया, तो ARR ऑफ 4 पे 29 पड़ जाएगा, ये 29 पड़ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे करा सकते हो या फिर इसको ऐसे भी करा सकते हो, सीधे सीधे सी इन ARR ऑफ i। तो हम लोग बड़ा सा लिखने की बजाय 3 लाइन लिखना है यार, यहाँ पे 1 लाइन लिखना है। हम लोग इसे प्रिफर करते हैं लिखना, क्योंकि इसका मतलब भी वही तो है यार। सी इन ARR ऑफ i का मतलब क्या हुआ, i की जो करंट वैल्यू होगी, i की जो करंट वैल्यू होगी वो इंडेक्सिंग एरे के उस इंडेक्स पे वो वैल्यू डालेगा जो यूजर से इनपुट ली गई है, खत्म। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, अब सेम हमको प्रिंट कराना है लूप के थ्रू, कैसे कराऊंगा बोलो? सोचो। जैसे मैंने सी इन कराया था वैसे ही मुझे सी आउट कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा? कुछ भी नहीं है यार, मतलब बिल्कुल इजी है। देखो इंट बस वही सेम लूप चलेगा यार, सेम लूप, क्योंकि हमें वैल्यू एक्सेस कहां से कहां तक करनी है, हमें ARR ऑफ 0 से लेकर के ARR ऑफ 4 तक की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो मैं वही लूप तो चलाऊंगा। सर जिस टाइम हमने सीन कराया उसी टाइम लूप के अंदर ही इसको सी आउट करा सकते हैं। हाँ उसी टाइम करा सकते हो, लेकिन अभी हम लोग अलग अलग करा रहे हैं। ठीक है, फिर एक साथ भी करा के देखेंगे। मैंने क्या किया, फॉर इंट i गोस टू 0 लेस देन 5 i प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने सेम वही चीज लिख दिया, सी आउट ARR ऑफ i। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ जब i गोस टू 0 आएगा तो एरे 0 मिलेगा यहाँ पे उसको, एरे 0, और वो क्या करेगा, एरे 0 की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। तो एरे 0 पे मान लो 25 था, प्रिंट कर दिया उसने। फिर i प्लस प्लस करके i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एरे 1 पे जो भी होगा वो प्रिंट करेगा 26। फिर i प्लस प्लस किया तो एरे 2 हो गया, i की वैल्यू 2 हो गई ना, तो i की करंट वैल्यू उठाएगा, तो ARR 2 हो गया, तो ARR 2 पे जो भी होगी वो प्रिंट कर देगा। क्या है ARR 2 पे 27 है। फिर i की वैल्यू 3 हुई, ARR 3 को 28 प्रिंट कर दिया। फिर i की वैल्यू 4 हुई, ARR 4 को तो 29 प्रिंट कर दिया। ठीक है, खत्म। ARR 5 तो आएगा ही नहीं क्योंकि i लेस देन 5 है। हाँ, 2 लूप्स रन करने, एक लूप इनपुट के लिए और दूसरा लूप आउटपुट कराने के लिए। चलो हम लोग देखते हैं इसको। तो सेम लूप में इनपुट और आउटपुट दोनों नहीं कर सकते? करा सकते हो, लेकिन वो मतलब तुम्हें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखनी होगी ना कि हमें कब इनपुट कराना है, कब। ये तो मतलब एक बेसिक चीजें हैं कि लोग मतलब इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, वो तो क्वेश्चन से तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। प्रिंट कराना भी है कि नहीं, जरूरी थोड़ी है हमें एरे में सब जगह प्रिंट ही कराना पड़े, हमें कुछ और भी कराना हो सकता है। हमको डेटा मिलेगा एरे के फॉर्म में, हमें उस डेटा के साथ कुछ भी करना है, वो हमारे मतलब वो क्वेश्चन पे, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है ना। वो हमें क्वेश्चन से डिसाइड करना पड़ेगा, और हम लोग करा एक लूप में भी करा सकते हैं। चलो मैंने लिखा इंट a
एरे का नाम मैं ए लिख लेता हूँ और 5 साइज दे देता हूँ। और फिर क्या करता हूँ मैं, एक लूप लगाता हूँ तो i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन 5 लिख देता हूँ, ठीक है, इसका मतलब 4 तक ही चलेगा। और यहाँ पे मैं नॉट सी आउट सीन कराया ए ऑफ i, ठीक है, सीन करा लिया मैंने। फिर एक नया लूप लगाता हूँ जो int i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या कराना है, सी आउट ऑफ ए ऑफ i, ठीक। और उसके बाद रन करा के देखते हैं। रन कराया, ये मुझसे वैल्यूज मांग रहा है यार को, हम लोग कुछ ऐसा करते हैं ना कि कुछ लिख देते हैं, कुछ प्रिंट करा देते हैं। सी आउट, मान लो मैंने लिख दिया इंटर दी आई की वैल्यू मैंने प्रिंट करा दिया, ith वैल्यू, ठीक है। मैं इंटर दी वैल्यू ऑफ इंटर दी वैल्यू ऑफ, मैंने लिख दिया कि ith इंडेक्स, ठीक है, कुछ ऐसा लिख देता हूँ, ith इंडेक्स। और i की वैल्यू के लिए हर बार दिखाता जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सी आउट द वैल्यू एट द ith इंडेक्स इच, यहाँ से वैल्यू दिखा दो जो भी वैल्यू है, ठीक है। सी आउट ए आई करा दिया मैंने। देखो मैंने रन करा, क्या पूछ रहा है ये, इंटर द वैल्यू एट 0th इंडेक्स, i इज इक्वल्स टू 0 पे चला, ठीक है। a0 की वैल्यू मांग रहा है, a0 की वैल्यू मान लो मैंने दे दिया 25, ठीक है। फिर मैंने इंटर किया, अब i की वैल्यू 1 हो गई, i 1 पे लूप चला, इसने क्या बोला, इंटर द वैल्यू ऑफ 1th इंडेक्स। i की वैल्यू 1 हो रही है, हमें कहाँ से पता चल रहा है, कहाँ से पता चल रहा है i की वैल्यू 1 है, यहाँ से पता चल रहा है ना, लूप से, क्योंकि हम साथ लूप से। हाँ साथ साथ में हम लोग i भी प्रिंट करा रहे हैं, तो हमें पता भी चल रहा है कि i की वैल्यू 0 है। यहाँ पे दूसरी लाइन पे i की वैल्यू 1, अभी 1th इंडेक्स के लिए पूछ रहा है, तो 1th इंडेक्स के लिए मान लो मैं 26 दे देता हूँ। इंटर फिर प्रेस किया तो 2th इंडेक्स के लिए i की वैल्यू 2 हो गई, अब 27 दे देता हूँ, डॉट लगा दिया, 25 26 27, ठीक है। अब 3rd इंडेक्स के लिए पूछ रहा है 28, फिर 4th इंडेक्स के लिए 29। अब 4 के बाद नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि 4 तक ही लूप चलना है। 4 के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा ना, ये वाला लूप रन करेगा और ये वैल्यू प्रिंट करना चालू कर देगा। द वैल्यू एट 0th इंडेक्स इज 25, 1th इंडेक्स इज 26, 2th इंडेक्स इज 27, ये, ठीक है। एंटर करके देखते हैं, ये देखो क्या हुआ, इंडेल नहीं लगा था। द वैल्यू एट द 0th इंडेक्स इज 25, इंडेल लगा देता है। अच्छा, इस चीज को इसके साथ भी लिख सकते हैं ना, मैं वैसे भी लिख लेता हूँ कि ARR ऑफ i, और उसके बाद इंडेल भी यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये वाली लाइन हटा देता हूँ और अब रन हो, ये आएगा वहाँ पे, ये सर ये आएगा, ठीक है। मैंने वही दे देता हूँ 25, 26, 27, 28 और 29, ठीक है। ये देखो, ये मेरे इनपुट वाली थी। फिर द वैल्यू एट द 0th इंडेक्स इज 25, 26, 27, 28 और 29, ठीक है। सबको समझ में आया फॉर लूप के थ्रू इनपुट आउटपुट लेना? यस सर। यस सर। मैं कोड डाल देता हूँ चैट बॉक्स में, प्रैक्टिस करने के लिए हो जाएगा।
दो बार फॉर लूप सर, क्या? दो बार फॉर लूप लगाया सर। हाँ, 2 बार फॉर लूप लगाया, एक बार इनपुट करने के लिए और एक बार आउटपुट कराने के लिए। अब ओके अगर मैं सर। इसको हटा दूं तो कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा, और ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कोई मैसेज प्रिंट तो कराना नहीं होता, तो वहां पे हम लोग जनरली यही यूज करते हैं, सीधे ये वाला इनपुट लेने के लिए वाला यूज कर लेते हैं तुरंत, है ना, क्योंकि हमें कोई मैसेज प्रिंट नहीं कराना, आउटपुट भी कराना है तो हम सीधे सीधे यही करते हैं। इंडेल वगैरह अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लम हम देखते हैं इंडेल कराना है कि नहीं कराना, या फिर एक स्पेस प्रिंट कराना है, कुछ भी। तो सीपी में हम लोग सीधे सीधे इतना लिखते हैं, क्योंकि हमें सी आउट वगैरह कुछ कराना नहीं होता कि इंटर द ये नंबर को, ऐसा कुछ। चलो, अभी ये पहली वैल्यू मांग रहा है, मैंने 25 दिया, 26 दिया दूसरी, 27 दिया तीसरी, 28 दिया चौथी, 29 दिया पांचवी। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, ये देखो, ये मेरी इनपुट वैल्यूज हैं, ये 29 तक, फिर ये आउटपुट वाली आ गई 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, मैंने इंडेल लगा रखा है इसलिए सारी अलग अलग लाइन पे आई है। अगर मैं इंडेल हटा दूं तो एक ही लाइन पे आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, 25, 26, 27, 28 और 29। ठीक है, ये देखो सारी एक साथ आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया फॉर लूप के थ्रू इनपुट आउटपुट लेना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यस सर। ठीक है, लीनियर सर्च तो बाद में बताएंगे। चलो, एरे में हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू एरे क्लियर होगा। ठीक है, मान लो कोई अच्छा, एक काम तो इसमें किया नहीं हमने, यूजर से एन की वैल्यू नहीं मांगी थी। मान लो मैं यूजर से पहले पूछ लेता हूँ कि मुझे कितनी साइज का एरे चाहिए। ठीक है, फिर रन करता हूँ। चलो, एक मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने रन किया। ये पूछ रहा है, int n लिखा था, इंटर द साइज ऑफ द एरे। मैंने n की वैल्यू मान लो मैंने 3 दे दी, कि मतलब मुझे 3 साइज का एरे चाहिए। तो 9th रो पे वो आकर के क्या करेगा कि 3 साइज का ही एरे बनाएगा, है ना। मैंने 3 किया, इंटर कर दिया। अब ये वाला लूप मेरा 3 बार ही चलेगा। पहली बार मैंने 25 दिया, दूसरी बार 26 दिया, तीसरी बार 29 दिया। अब जैसे ही एंटर करूंगा ना, ये देखो वो प्रिंट करने वाला लूप रन करने लगा, है ना। 25 प्रिंट कर दिया, 26 प्रिंट कर दिया, 29 प्रिंट कर दिया। तो तुम यूजर से मांग सकते हो, सीपी में क्वेश्चंस होंगे ऐसे, एन की वैल्यू भी दी होगी, तुम्हें यूजर से एन की वैल्यू लेनी पड़ेगी और उसी साइज का एरे तुम्हें बनाना पड़ेगा, और फिर उसी हिसाब से तुम्हें आउटपुट कराना है, या फिर उसी हिसाब से जो भी आगे काम करना है वो सारा काम। ठीक है, ये समझ में आया? सर इसमें एन ना करके ब्लैंक छोड़ दे तो? देख लेते हैं। ये देखो,
स्टोरेज साइज ऑफ ए इज नॉट नोन, उसको साइज बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो, कुछ ऐसा करते हो, यहाँ पे तुमने लिखा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, है ना, ऐसा किया तुमने, तो वो खुद से साइज डिक्लेयर कर लेगा, मतलब खुद से साइज निकाल लेगा कि मेरी 5 है साइज। लेकिन अगर तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि तुम्हें डिक्लेयर तुमने अलग जगह करा है और इनिशियलाइज मतलब वैल्यूज अलग जगह दे रहे हो, तो वहां पे तुम्हें उसकी साइज बतानी पड़ेगी, है ना भाई। तुम मान लो कंपाइलर ने अपने से कुछ समझ करके इसको मान लो 100 दे दिया कि चलो 100 इंटीजर स्टोर करा लेना, तुम यहाँ पे 200 इंटीजर स्टोर कराने चले गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तुम्हें कितनी स्पेस चाहिए तुम पहले बताओ, तो जितनी स्पेस तुमको चाहिए उतनी स्पेस वो दे देगा तुम्हें, उसी हिसाब से तुम अपना इनपुट आउटपुट करा लेना, ठीक है। और अगर आप साथ में ही दे देते हो, साथ में ही दे दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दे दो आप कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, वो खुद से समझ जाएगा कि मेरी जो साइज है वो 9 है, ठीक है। अच्छा चलो, अब अगर बात इतनी हुई है तो कुछ देख लेते हैं। क्या देखते हैं कि मान लो पहले मैं करके देखता हूँ। हाँ, हमने क्या किया, यूजर से साइज भी मांगा, साइज नहीं मांगा यार, मतलब इसको बाद में लिख देते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, पहले एक एरे बना रखा है 1 2 3 जिसके अंदर पहले से डाल रखा है, मतलब इसकी साइज 3 है। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये मुझसे पहले साइज मांगेगा, उसके बाद इनपुट कराएगा, उसके बाद आउटपुट कराएगा, और इनपुट कराने में 0 से चल रहा है, आउटपुट कराने पर भी 0 से ही चल रहा है लूप। मतलब जो पहली वैल्यूज होगी वहां पहली वैल्यू होगी, वहीं से ये इनपुट लेना और वहीं से आउटपुट कराना स्टार्ट करेगा। मैं रन करता हूँ, इसने इतना कुछ पढ़ लिया होगा, और जब यहाँ पे आया तो उसे n की वैल्यू चाहिए। मान लो मैं 3 दे देता हूँ, जितनी अभी इसकी करंट साइज है उतनी ही मैं n की वैल्यू देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा 12th लाइन का जो लूप है फॉर लूप और जो 17th लाइन का फॉर लूप है, ये दोनों 3 बार चलने वाले हैं, ठीक है। मैंने इंटर प्रेस किया, ये मुझसे वैल्यू मांग रहा है ना, सीन AI ये मांग रहा है। मैंने 25 दे दिया, 26 दे दिया और 27 दे दिया, ठीक है। 3 बार ही चलने वाला है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा देखना क्या होगा, एरे 0 पे इसने 25, एरे 1 पे 26 और एरे 2 पे 27 प्रिंट किया। क्यों किया ऐसा? यहाँ पे तो 1 2 3 था, इसको साइज बढ़ानी चाहिए थी, या फिर इसे 1 2 3 प्रिंट करना चाहिए था। जब हम लोग 0 से लेकर के n तक 3 तक ही चला रहे थे, 3 ही मैंने साइज भी दी थी एरे की। सोचो क्यों हो रहा है ऐसा? हेलो, एम ऑडिबल? यस सर। हाँ बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? यस सर। ठीक है मैं बता देता हूँ, देखो। हाँ कोई कुछ बोल रहा है? तो बाद में इनपुट दिया एरे में। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो बाद में इनपुट दिया एरे में। हाँ बाद में इनपुट लिया तो उसके बाद लूप के अंदर इनपुट लिया था, फिर सेकंड लूप के अंदर उसी को आउटपुट कराया। तो इसलिए जो पहले जो वैल्यूज थी एरे के अंदर वो सारी ओवरराइट हो गई। हाँ इनके ओवरराइड करके वैल्यूज दूसरी लिख दी। एरे 0 पे 1 था लेकिन हमने उसको बदल दिया ना, यहाँ से i इक्वल्स टू 0 पे जब ये लूप चला था, a0 की वैल्यू हमने यूजर से इनपुट करी थी। जैसे तुम इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, तुरंत समझ में आएगा। देखो मैं क्या लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ।
मैं लिखता हूं कि int a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 5 लिखा और मैंने करा लिया c इन a, और अब मैं सी आउट कराता हूं a को, और a इज इक्वल्स टू 5 है तो, और मैं यहाँ पे 6 दे देता हूं, तो क्या प्रिंट होकर के आएगा a की वैल्यू? हेलो, क्या प्रिंट होकर के आएगा अगर मैंने 6 क्यों आएगा? सर क्योंकि ये की वैल्यू अपडेट हो गई ना, तो अपडेट वैल्यू 6 है। हाँ, ए की वैल्यू अपडेट हो गई, ये मैंने जब एंटर किया ना तो ये 6 प्रिंट करके आया, बल्कि ए की वैल्यू मैंने 5 दी थी, लेकिन मैंने ए को दोबारा यूजर से लिया तो इस 5 को ओवरलैप करके 6 हो गई, और ओवरलैप करने के बाद 6 जो थी वो सी आउट करा दिया इसने, ठीक है। सेम वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। 1 2 3 ये 0 इंडेक्स पे है, 1th इंडेक्स पे 2 है, और जो सेकंड इंडेक्स पे 3 है। लेकिन जब हमने इस फॉर लूप को रन किया तो क्या हुआ कि हम A0, A1 और A2 इन तीनों की वैल्यू यूजर से ले रहे हैं, तो यूजर जो वैल्यू देगा वो ओवरलैप कर जाएगी, माने ये वाली वैल्यूज इरेज होकर के जो यूजर वैल्यू देगा वो वाली वैल्यू स्टोर हो जाएंगी इस पे, और जब हम लोग प्रिंट करा रहे हैं तो वो प्रिंट हो जाएंगी कैसे, ठीक है। अब मान लो मैं इनकी वैल्यू 3 पहले से फिक्स कर दे रहा हूं, मतलब मेरा ये लूप 3 टाइम ही चलने वाला है, और मैं एक नया काम क्या करता हूं कि रन करता हूं अभी कुछ, ठीक है। और यहाँ पे जब आया होगा उसने ये पढ़ लिया कि इस एरे की साइज 3 है जिसके अंदर 1 2 और 3 तीन वैल्यूज पड़ी हुई है। इसने पूछा n की वैल्यू, एरे की साइज नहीं है ना, ये वाली लाइन इग्नोर कर दो, उसने n की वैल्यू पूछी। अरे मैंने गलत किया, इसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, अभी मैंने कुछ अपडेट नहीं किया। इसने यहाँ पे देखा कि ये एरे है 1 2 3 जिसपे पड़ा हुआ है, और इसकी 3 साइज इसकी 3 है। अब जब इसने n पूछा, मतलब हमें ये वाला लूप कितनी बार चलाना है, ठीक है। हाँ यार, ये वाला मैं 3 बार पूरी बार चला रहा हूँ, मतलब समझो कि यूजर n की वैल्यू जो भी देगा उतने टाइम्स मैं इनपुट लूंगा, 0 से लेकर के उस वैल्यू तक मैं इनपुट लूंगा, और आउटपुट में सारा एरे कराऊंगा क्योंकि सारे पूरी एरे की साइज 3 है। और एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या है कि यूजर जो n की वैल्यू देगा ना वो 3 से छोटी ही देगा। अभी इस प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम समझ में आई क्या है? एक बार दोबारा मतलब रिपीट करूं? यस सर। ठीक है, देखो ये एरे बना था, ठीक है, इसकी साइज कितनी है 3, अभी 1 2 3 लिखा हुआ मतलब 3 साइज है। यहाँ पे आएगा यूजर से n की वैल्यू मांगेगा, यूजर n की वैल्यू कुछ भी दे देगा। अब जो इनपुट लेने के लिए लूप लगाया हमने वो n पर डिपेंडेंट है, मतलब n की वैल्यू जो भी होगी वहीं तक चलेगा, उतनी टाइम से लूप ये रन करेगा। और आउटपुट कराने के लिए जो लूप हमने लगा रखा है उसमें हमने पूरा लूप लगा रखा है, क्योंकि इस एरे की साइज 3 है ना, तो हमने 0 से लेकर के 3 तक चला रखा है, मतलब 0 1 और 2। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा एरे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक शर्त है, यूजर से हमने ये बोल रखा है कि n की जो साइज है वो तुम्हें 3 से छोटी ही इंटर करनी है, या तो 1 करो या 2 करो या 0 करो, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मान लो इसने पढ़ा इस एरे की साइज क्या थी 3, अब मान लो n की वैल्यू यूजर ने 2 कर दी। 2 मतलब क्या है, ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, 2 पर 2 टाइम्स चलेगा ना, 0 पर और 1 पर, मतलब इसकी वैल्यू ओवरलैप करेगा और इसकी वैल्यू ओवरलैप करेगा। चलो करते हैं, 2 बार इनपुट मांगेगा। मैं एक बार 25 दे देता हूँ और दूसरी बार 26 दे देता हूँ। अब देखना मैं इंटर प्रेस करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, क्या हुआ 26 3। हाँ 25 26 और 3, सबको समझ में आ गया? क्योंकि ये 2 बार चला था ये वाला लूप, तो एरे 0 को इसने अपडेट कर दिया, एरे 1 को अपडेट कर दिया, लेकिन एरे 2 को अपडेट नहीं कर पाया वो, क्योंकि हमने इनपुट ही नहीं लिया था, क्योंकि हमने 2 बार ही लूप चलाया था, 0 पर और 1 पर।
तो एरे 3 की वैल्यू एज इट इज थी, मतलब एरे 2 की वैल्यू जो 3 थी अभी, तो 3 उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया, और 25 अपडेटेड वाला प्रिंट किया, 26 अपडेटेड वाला प्रिंट किया, लेकिन 3 अपडेट हुआ नहीं था, इसलिए वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मान लो मैं थोड़ा सा और चेंजेस करता हूँ, यूजर n की वैल्यू जितनी देगा उतने ही बार इनपुट लेगा और उतने ही बार आउटपुट लेगा। ठीक है, और एरे वही है, मतलब पुराना वाला क्वेश्चन है। और इस बार शर्त क्या है कि आपको n की वैल्यू ना 3 से बड़ी प्रिंट करनी है। हमने 3 पर देख लिया, 3 से छोटा देख लिया, अब 3 से बड़ा प्रिंट करते हैं, 3 से बड़ी कोई वैल्यू देते हैं। मान लो मैं देता हूँ 5। ठीक है यार, 1 मिनट में यहाँ पे इंडल लगा देता हूँ कि हर एक लाइन उसी लाइन पे प्रिंट इंडल लगाता है कि स्पेस दे देता हूँ। देखो, अब यूजर ने मान लो n की वैल्यू दे दी 5, मतलब अब क्या होगा, सोचो और बताओ अब क्या होगा। n की वैल्यू 5 दी तो अब क्या होगा, एरे चेंज होगा, ये लूप कितनी बार चलेगा, ये कितनी बार चलेगा, कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। एरे में साइज तो दी नहीं है, सर वो तो कोई 5 बार चलेगा, पर वैल्यू वो सिर्फ 3 को रिप्लेस करेगा। लेकिन 5 बार तो लूप चल रहा है, तो 2 बार फिर वो क्या करेगा, 2 बार मतलब कुछ तो प्रिंट करेगा, या मतलब कुछ इनपुट में 5 बार चलेगा, तो 5 बार तुम यूजर से इनपुट ले लोगे। चलो मैं इनपुट ले लेता हूँ अभी। ठीक है, मैंने पहले 25 लिया, 26 लिया, 27 लिया, 28 लिया, देखो 4 बार चला, और ये पांचवी बार चल गया। ठीक है, इसके बाद ये नहीं चलेगा। अब तुम मुझे बताओ आउटपुट में क्या आउटपुट आएगा। 5, 26 और 27। यू मीन 3 वैल्यूज आएंगी ना, 28 29 नहीं आएगा। यस सर, मे बी। ठीक है, और कोई? चलो प्रिंट करके देखते हैं। स्टैक इज मिसिंग डिटेक्टेड। ओ इसका मतलब समझ में आया? ये पता है क्या एरर है कि जब हमने यहाँ पे इंट ए और ये खाली दे रखा था और यहाँ पे 1 2 3 लिख रखा था, इसका मतलब क्या था कि एरे की साइज थ्रू आउट द प्रोग्राम 3 फिक्स हो गए थे। एरे जो होता है ना वो हमारा डायनेमिक नहीं होता, स्टैटिक होता है। एक्चुअल में एरे कंपाइल टाइम में ही एरे को मेमोरी अलॉट होती है, लेकिन सीपी में और मतलब वो चीजें समझने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी अभी। कैसे बताऊं? हाँ, तुम ऐसे समझो कि जब कंपाइलर यहाँ पे आया था ना, तो उसको ये जो एरे मिला था 1 2 3 लिखा था, मतलब उसको 3 साइज मिल गई थी। अब ये 3 जो साइज थी ना, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम इस एरे की साइज 3 ही रहेगी। अगर आप 3 से आगे कुछ भी मतलब हम लोग इनपुट करा रहे हैं तो इनपुट तो कर लेगा, लेकिन उसको साइज ही 3 मिली है ना, तो तुम इनपुट ले तो लिए गलत तरीके से, लेकिन तुम उसे स्टोर नहीं करा पाओगे उस एरे में, तुम स्टोर नहीं करा पाओगे क्योंकि उसकी ऑफिशियली जो साइज है वो 3 ही है, तो वो तुमको अलग से मेमोरी देगा नहीं। और ये चीज कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर भी कर सकती है। ठीक है, आओ इस चीज को देखते हैं ऑफलाइन में क्या होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, साइंस। ठीक है, मैं 5 दे देता हूँ, और 25 26 27 28 29 ये देखो कुछ अलग अलग कुछ और पूर्णांक वैल्यूज आ रही हैं। 25 26 27 ये 3 तो जो अमित ने बोला था, अमित ने बोला था ना शायद, हाँ उसने सही बोला था कि ये चीजें तो एज इट इज आएंगी। 25 26 27 ये तो एज इट इज आएंगी, लेकिन अब हमने इस दूसरे वाले फॉर लूप को 5 बार रन किया है, तो वो रन तो करेगा, लेकिन कुछ ऊटपटांग वैल्यू देख रहा है। देखो ये 3 दे रहा है, 3 तो यहाँ पे है, 3 को तो रिप्लेस कर दिया 27 ने, बट 3 दे रहा है, और ये 30 आ रही है यार। 30 वर्टी कहाँ से आ रही है, मतलब अपने मन से आ रहा है।
है ना। तो ये कुछ ऐसा है कि जब कंपाइलर यहाँ पे आया था तो उसे एरे मिला था 3 साइज का, ठीक है। तो 3 साइज का उसको एरे मिला था, मतलब उसको इतनी स्पेस मिली थी। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था। हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने अलग से जोड़ा, अलग कलर से बना देता हूँ। हमने अलग से जोड़ा ये चीज, हमने ये चीज अलग से जोड़ लिया, है ना। मतलब ऑफिशियली नहीं है, ये अनऑफिशियली किया हमने, क्योंकि ऑफिशियली पहले उसको 3 की ही मेमोरी अलॉट थी। अब यहाँ पे 25 रिप्लेस हो गया, 26 रिप्लेस हो गया, 27 रिप्लेस हो गया। यहाँ पे कुछ गलत वैल्यूज आ रही हैं। क्यों? हमारे ऑफलाइन कंपाइलर में क्यों आ रही हैं ये चीजें? क्योंकि हम जब अपने ऑफलाइन कंपाइलर पे प्रोग्राम रन करें ना, तो हमारी जो सिस्टम की जो रैम है वो यूज हो रही है, ठीक है। अब हमारे सिस्टम की रैम 8 GB है, इसको कितना चाहिए? 4 बाइट इसके लिए, 4 बाइट इसके लिए, 8 बाइट चाहिए। तो अनऑफिशियली तरीके से 8 बाइट इसको हमने इसके आगे ले लिया, क्योंकि सीक्वेंशियली मेमोरी अलॉट होती है, ठीक है। एक के जस्ट अगले मेमोरी एड्रेस पे 2 स्टोर होगा, 2 के जस्ट अगले मेमोरी एड्रेस पे 3 स्टोर होगा, ठीक है। तो 8 बाइट इसके आगे आगे हमने ले ली। लेकिन ऑनलाइन कंपाइलर में क्या होता है कि जब तुम ऑनलाइन कंपाइलर में प्रोग्राम रन करते हो ना, तो तुम्हें जो रैम वगैरह ये सारी चीजें मिल रही होती हैं, वो तुमको ये जो ऑनलाइन कंपाइलर का जो सर्वर है उसके थ्रू तुमको मेमोरी अलॉट होती है। मतलब उसका सर्वर तुमको डिसाइड करके देता है कि तुम्हें किस टास्क के लिए कितनी मेमोरी उसने दे रखी है। उसने ऑफिशियली 3 ही दे रखी थी मेमोरी। जब तुमने पहली बार इंट एरे डिक्लेयर किया था तो उसने ऑफिशियली 3 मेमोरी दे रखी थी। अब तुम क्या कर रहे हो, 5 तक इनपुट करा रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो भैया 5 के 5 आउटपुट भी करा दो। इसलिए उसने बोला कि स्टैक स्मैशिंग डिटेक्टेड, मतलब स्टैक स्मैश हो गया। मतलब जो यार स्टैक अभी तुम पढ़े नहीं हो इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मतलब इसका जो मतलब है वो यही है कि आपने जो अनऑफिशियल मेमोरी थी उसको एक्सेस करने की कोशिश करी है, इसलिए हम वहां की वैल्यूज प्रिंट नहीं करा सकते। मतलब अनऑफिशियली मेमोरी मिलेगी ही नहीं ना। अब वही चीज है यार, मतलब जैसे मान लो ये 2 खेत है और ये हमारा खेत है, ठीक है, और ये दूसरे वाले का खेत है। हम यहाँ पे जा करके बोल देते हैं कि इसका इतना खेत हमारा है, हम बोल दे रहे हैं हम इसका इतना खेत हमारा है। तो यार तुम कहने को तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जो मतलब ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी ना लिख जाएगा कि यार तुम्हारा खेत यहाँ तक नहीं है, तुम्हारा खेत यहाँ तक है। सेम मेमोरी में भी ऐसा ही है। तो ऑफिशियली मेमोरी तुम्हें इतनी मिल रखी है, तुम अनऑफिशियली एक्सेस कर रहे हो। तुम लोकल कंपाइलर में तो कर ले रहे हो जो तुम्हारा ऑफलाइन है, लेकिन ऑनलाइन कंपाइलर पे नहीं कर पा रहे क्योंकि उसकी खुद की ऐसी कंडीशंस है कि हमें कितनी मेमोरी देनी है कितनी नहीं देनी, ठीक है। इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हम 3 से ज्यादा इसको एक्सेस नहीं कर सकते और 3 से ज्यादा प्रिंट भी नहीं करा सकते। अब मैं इसको 3 तक करता हूँ कि मुझे 3 के 3 वैल्यूज चाहिए और मैं रन करता हूँ 5, मतलब मैं वैल्यूज 5 दूंगा लेकिन प्रिंट में 3 कराऊंगा। अभी भी दिक्कत हो रही है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग वापस से मेमोरी मांग रहे हैं, है ना। एरे में क्या होता है कि एरे में कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होता है। मतलब जहां पे कोई वैल्यू है उसके जस्ट आगे वाले एड्रेस पे दूसरी वैल्यू आती है, उसके जस्ट आगे वाले पे तीसरी वैल्यू आती है। अरे मैं बता देता हूँ जल्दी से, 2 मिनट काम। कंटीजियस मेमोरी ऐसे एलोकेट होती है, जैसे मान लो कि तुमने बना रखा है इंट नम और एक इंट मान लो बना रखा है आंसर करके, 2 वेरिएबल तुमने बना रखे अपने प्रोग्राम में। तो मान लो नम को जो मेमोरी मिली मान लो 1000 है और या 100 मान लो, है ना। इसका मेमोरी एड्रेस 100 है, ठीक है, ऐसे मान लो, सपोज करना बस। और ये जो आंसर है इसका मेमोरी एड्रेस मान लो है 846, ठीक है। इन सबको अलग अलग मेमोरी मिलेगी। लेकिन जब तुमने एरे बनाया ना 5 साइज का, उसमें क्या होता है कि अगर ये 5 साइज का एरे बना तो अगर इस पहले वाले को मेमोरी एड्रेस 100 मिला और ये इंटीजर टाइप का है तो ये 4 बाइट लेगा, तो यानी 104 पे ये खत्म होगा। तो अगर 100 इसको मिला तो 104 इसको मिलेगा, फिर 108 से ये स्टार्ट होगा,
फिर 100 है ना, 4 जोड़ते चले जाओ। 104 पे ये होगा, 108 पे ये होगा, 112 पे ये होगा, 116 पे ये होगा। ठीक है, तो कंटीजियस मेमोरी अलॉट होती है। तो हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर में क्या कर रहे हैं, हमें एरे की साइज पहले से 3 दे रखी है, 1 2 और 3। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें भैया तुम 5 वैल्यूज स्टोर करने के लिए दो, तो तुम मेमोरी भी तो लोगे, लेकिन उनका सर्वर तुमको अलाउ नहीं कर रहा कि हम उसके आगे मेमोरी दें। वो तुमको 100 से लेके 100 मतलब 9 तक जाएगा, जहां तक भी जाएगा 11 तक, वहां तक ही मेमोरी दे रहा है। इसलिए यहाँ पे वापस से स्टैक स्मैशिंग डिटेक्टेड प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर मैं इसको 3 तक ही चलाऊंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यूजर से कुछ भी लूँ, यूजर मान लो 63 दे दे रहा है, ठीक है, साइज 63 दे दे रहा है, लेकिन रन तो अभी लूप हमारा 3 ही बार कर ना, 25 26 और 27। और ये देखो जब मैंने प्रिंट किया 25 26 27 प्रिंट कर रहा है। तो जब तक आप इस लूप को एरे की साइज से छोटा या एरे की साइज के बराबर तक चलाओगे तब आपका सही चलेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आई होप समझ में आया होगा कुछ। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, फिर जल्दी से मैं पहला वाला क्वेश्चन एक बार जल्दी से बता देता हूँ, फिर पीडीएफ दे देंगे, तुम लोग करना। पता है उसमें एरे के कुछ मान लो 5 साइज का एरे दिया हुआ है, 1 2 3 4 और 5 ये मान लो दिया हुआ है। अब तुम्हें इसका सम निकालना है। कैसे करोगे? एरे के सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है, कैसे करोगे? एरे आई प्लस, मतलब कैसे करोगे? एरे आई प्लस बस इतना, मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया? लूप वगैरह क्या लगाऊंगा, इफ एल्स लगाऊंगा, स्विच केस लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? एक लूप लगाऊंगा और इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन जो भी इसकी साइज है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सम नाम का मतलब मैंने वेरिएबल बना रखा है, बस वही सम प्लस इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, खत्म। समझ गए? सम प्लस इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई करने का मतलब क्या हुआ कि एरे 0 पहले सम में ऐड होगा, फिर एरे 1 ऐड होगा, फिर एरे 2 होगा, फिर एरे 3, फिर एरे 4, और 4 के बाद ये लूप अपने आप रुक जाएगा, बाहर आप सम की वैल्यू प्रिंट करा दोगे। ठीक है? यस सर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो ये 3 दिया हुआ है, और मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम प्लस इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, और यहाँ पे करा देता हूँ सी आउट सम, और यहाँ पे लिख देता हूँ इंट सम इज इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर गार्बेज वैल्यू ले लेगा। रन कर देता हूँ। कितना आना चाहिए आंसर? 1 2 3 3 प्लस 2 4 5 5 प्लस 1 6 आ गया। यस सर। समझ गए? तो ऐसे कुछ भी ऑपरेशन करनी है तो करते जाओ यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग पीडीएफ दे देंगे, तो करना क्वेश्चन पीडीएफ से। यस सर।